हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं जेपीएससी एई का जो एग्जाम हुआ था 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को, उसके पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग की जो मॉडल आंसर कीज दी हैं उनमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है। सो वो डाउटफुल क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा विथ रेफरेंसेस, सो दैट आपको क्लैरिफाई हो जाए कि किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है और किस क्वेश्चन में नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू सेट बी, ठीक है, ऑफ पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन किया हुआ है। पेपर 2 की जो रेफरेंसेस हैं वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। सो क्वेश्चन नंबर 26 है सेट बी का, कि जो हमारा बेस्ट सूटेड रोल्ड स्टील सेक्शन होता है फॉर अ टेंशन मेंबर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत जगह आंसर में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं इसका चैनल सेक्शन भी दिया है, टी सेक्शन भी दिया है। सबको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इन्होंने मॉडल आंसर की दी है, इन्होंने ऑप्शन डी दिया है। सो जो लेटेस्ट प्रोविजंस हैं जो IS 800 2007 के, वो किसी भी रोल्ड स्टील सेक्शन की जो सुटेबिलिटी है एज अ टेंशन मेंबर, वो शियर लैग इफेक्ट से गवर्न होती है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास 4 सेक्शंस हैं, एंगल, आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, तो इन सभी में हमारा शियर लैग इफेक्ट होता है, जो कि टेंसाइल कैरिंग कैपेसिटी हमारे रोल्ड सेक्शन की रिड्यूस कर देता है। इस वजह से जो बेस्ट सूटेड रोल्ड सेक्शन है हमारा टेंशन मेंबर के लिए एज पर रिसेंट IS 800 2007 गाइडलाइंस, वो हमारा फ्लैट सेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इन्होंने ऑप्शन में मॉडल आंसर की में ऑप्शन दिया है डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। ठीक है, तो देयर हैव टू बी नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एलोंगेशन है, ऑर्डर ऑफ एलोंगेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा परसेंटेज एलोंगेशन है विच इज अ मेजर ऑफ डक्टिलिटी, ये आपने पढ़ रखा है। विच अ स्पेसिमेन ऑफ माइल्ड स्टील, तो स्पेसिमेन जो है माइल्ड स्टील का है, अंडर गोज बिफोर फ्रैक्चर, यानी जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करोगे माइल्ड स्टील का टेंसाइल टेस्ट में, तो उस समय जो परसेंटेज एलोंगेशन होगा वो किस ऑर्डर का होना चाहिए। तो आप अगर गूगल करके आंसर कीज देखोगे तो सभी जगह 99% जगह पे 0.1% दिया है। मॉडल आंसर की इन्होंने 7 दिया, सी दिया है, जो कि 10% है। और अगर आप रेफरेंसेस की बात करें, क्या करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, एज पर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, अगर स्टील स्ट्रक्चर की आप एस के दुग्गल की बुक देखोगे तो यहाँ पर परसेंटेज एलोंगेशन निकालने का तरीका दिया हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट परसेंटेज एलोंगेशन एट फेल्योर यानी फ्रैक्चर इज नॉट अ रियल वैल्यू। ठीक है, द रिजल्ट फ्रॉम द टेस्ट मेजर्स द एलोंगेशन ओवर द गेज लेंथ। दस फॉर एग्जाम्पल द एलोंगेशन ओवर 60 mm गेज लेंथ, अगर जो स्पेसिमेन हम 60 mm गेज लेंथ का ले रहे हैं माइल्ड स्टील का, तो हमारा ऑर्डर आएगा परसेंटेज एलोंगेशन का 20%। और अगर हम 120 mm गेज लेंथ की सैंपल स्पेसिमेन ले रहे हैं माइल्ड स्टील का, तो हमारा आएगा 10% परसेंटेज एलोंगेशन। ठीक है, अगर हमारा कोड है IS 432, जिसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी दिया है कि जो हमारे माइल्ड स्टील ग्रेड 1, माइल्ड स्टील ग्रेड 2, माइल्ड मीडियम टेंसाइल स्टील, तो माइल्ड स्टील के अगर देखें हमारा जो परसेंटेज एलोंगेशन है मिनिमम, दिस इज 23%। ठीक है, तो 23% तक हमारा परसेंटेज एलोंगेशन जा रहा है मिनिमम, दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम किसी टेस्ट लेबोरेटरीज में बात करें तो जो नियरेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सी ही होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही रखेंगे, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन आपको रेज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट स्लोप है किसी भी एक्टिविटी की, वो ये इंडिकेट करती है कि हमारा टाइम डिक्रीज करने के लिए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितना कॉस्ट हमें लगाना पड़ेगा। तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट नीडेड, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्रैशिंग की बात तो बाद में आती है, जब हम क्रैशिंग करना है तब हमें कॉस्ट स्लोप का यूज करना होता है, कि जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम होगा हम क्रैशिंग उसकी पहले करेंगे। बट जो कॉस्ट स्लोप का इंडिकेशन वो ये इंडिकेट करता है कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन कम करना है तो हमें उसमें कितना इनपुट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट लगाना पड़ेगा कि हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर की जो है वो बी है, और उन्होंने मॉडल आंसर की में भी बी दिया है, तो इसमें भी आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ बीम
मेनली डिपेंड्स अपॉन, तो इन्होंने जो आंसर की दिया है उन्होंने बेंडिंग मोमेंट दे दिया है, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन सी है। रेफरेंस के तौर पे अगर देखें तो आर एस खुरमी की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बुक है, उसके पेज नंबर 351 चैप्टर 14 बेंडिंग स्ट्रेसेस इन सिंपल बीम्स में लिखा हुआ है कि जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की, उसका मतलब ये है कि जब उस पर एक्सटर्नल लोड्स आएंगे तो वो बीम कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ये हमारा स्ट्रेंथ का मतलब है। ठीक है, कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रही है। और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है अगर बेंडिंग इक्वेशन से देखेंगे तो वहां पे बेंडिंग रेजिस्टेंस जो है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ जो है बेसिकली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द सेक्शन मॉडुलस ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी रहेगा। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। सो रेज द ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है इज ऑल्सो कॉल्ड। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट्स अपना साइन चेंज कर रहा है, यानी कर्वेचर्स चेंज हो रहे हैं बीम्स के। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, वर्चुअल हिंज भी कहते हैं। इन्होंने ऑप्शन सी दिया है, आइदर ऑफ दीज मीन्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही दिया इन्होंने आंसर की, मॉडल आंसर की और करेक्ट आंसर की। रेफरेंस के तौर पे अगर देखें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आर के राजपूत की बुक पेज नंबर 162 पे लिखा हुआ है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कह सकते हैं या वर्चुअल हिंज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस पे आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो डाउटफुल क्वेश्चन था, फोर्स मेथड जो कि आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में यूज कर रहे हैं, उसमें आपको क्या इंश्योर करना होता है? रिडंडेंट्स निकालने के लिए कंपेटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशंस, इन्हीं को कंपेटिबिलिटी कंडीशंस भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, आंसर की ऑप्शन बी दे दिया है, बट करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए। इसका रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। बुक कौन सी है, इसमें बुक का रेफरेंस देंगे आप, स्ट्रक्चर एनालिसिस मैट्रिक्स अप्रोच सेकेंड एडिशन, जीएस पंडित और एसपी गुप्ता की बुक है, पेज 447 पर है। और करेक्ट आंसर की ऑप्शन ए है इंस्टीड ऑफ ऑप्शन बी। सो चैप्टर 10 में अगर टेबल 10.1 देखेंगे तो फोर्स मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, कंपेटिबिलिटी मेथड भी बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोल रहे हैं। जिसमें आइटम नंबर 5 में अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि यूज कंपेटिबिलिटी कंडीशंस एट द कोऑर्डिनेट्स टू डिटरमाइन द रिडंडेंस। और हालांकि दूसरा जो मेथड है डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको हम स्टिफनेस मेथड या इक्विलिब्रियम मेथड भी बोलते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करते हैं टू डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स। तो ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है, दिस इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको हम स्टिफनेस या इक्विलिब्रियम मेथड भी बोल रहे हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसका आप रेफरेंस दे देंगे। बुक का मैंने आपको ऑलरेडी गुप्ता एंड गुप्ता पंडित गुप्ता की बुक है मैट्रिक्स एनालिसिस की, उसका आप रेफरेंस दे देंगे। ये क्वेश्चंस जो डाउटफुल मुझे लगे और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर भी किए थे, उनके डिस्कशन मैंने यहाँ पर किए। सो आई थिंक 3 क्वेश्चंस में ऐसे हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, बाकी में आपको रेज करने की जरूरत नहीं है। जो जेपीएससी है वो एग्री नहीं करेगा बिकॉज दे हैव गिवन द राइट आंसर। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए। विल ट्राई टू डिस्कस एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। सो और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकता है मुझसे। और रिगार्डिंग जो इसमें ऑब्जेक्शन रेज करने की जो लास्ट डेट है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप शाम के 5 तारीख तक आप मेल के थ्रू, उनका जो नोटिफिकेशन आया है जेपीएससी का, उसमें उन्होंने एक मेल आईडी दी हुई है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। उस पर आपको रेफरेंसेस के साथ एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में डिटेल्स फिल करके बाय 5 जून उनको मेल करना है। अदरवाइज अगर आप उसके बाद भेजोगे तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे। सो इट इज मस्ट रिक्वायरमेंट कि आप जल्द से जल्द भेज दें, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमली भेज दोगे तो सफिशिएंट नंबर ऑफ जब ऑब्जेक्शंस रेज होंगे विद सेम
रेफरेंसेस, तो 100% जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको मार्क्स का बेनिफिट होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और इसका मैं जो PDF है वो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। सो थैंक यू।